नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप बीती चैनल में। अगर आप डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की हमारी कहानी आपको न केवल डराएगी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई से भी रूबरू कराएगी जो शायद आपके मन में गहरी छाप छोड़ दे। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे मुंबई की उन सड़कों पर, जहां रात के अंधेरे में एक भटकती आत्मा अपनी मुक्ति की तलाश में घूमती है। लेकिन क्या वह आत्मा अपने घर तक पहुंच पाएगी? और क्या यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी है, या इसके पीछे छिपी है इंसानी दरिंदगी की एक खौफनाक दास्तान? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल आप बीती पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां समय समय पर मिलती रहें। आज की कहानी मुंबई की एक शापित सड़क की है, जिस पर आने जाने वाले लोगों का अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है। दिन के समय वह जगह एकदम नॉर्मल दिखाई देती है, और रात के समय वहां बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होते हैं। शुरू में तो पुलिस वालों को भी वह एक्सीडेंट ही लगते हैं, पर बाद में धीरे धीरे उसी सड़क पर इतने सारे हादसे होने लगे कि उस एरिया का इंस्पेक्टर भी हैरान होने लगा। इतने सारे एक्सीडेंट होने के बाद वह खुद उस सड़क पर आधी रात को निकलता है, यह जानने के लिए कि आखिर उस जगह पर ऐसा क्या छुपा हुआ है कि लोग वहां जाकर अपनी जान गंवा रहे हैं। और जब वह पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है, तो उसके सामने जो भयानक सच्चाई सामने आती है, उसे जानने के बाद उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देर रात मुंबई की सड़क पर एक बस स्टैंड पर एक 20 से 23 साल की लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने सलवार सूट पहना हुआ था और उसकी पीठ पर एक बैग भी था। देखने में वह लड़की किसी ऑफिस की एम्प्लॉय लग रही थी, जो शायद काम ज्यादा होने के कारण लेट हो गई थी। उस रास्ते पर ओवर स्पीड के कारण कई लोगों का एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी लोग थे जो स्पीड में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आते थे। खैर, उस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वहां आसपास फिलहाल उस लड़की के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। उस बस स्टैंड के दोनों छोर पर जलती स्ट्रीट लाइट के कारण वहां थोड़ा बहुत उजाला था, बाकी जगह एकदम अंधेरा था। शायद वह लड़की वहां खड़ी होकर किसी ऑटो या बस का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और इतनी रात में मेट्रो बंद हो जाती है। उस समय काफी बारिश हो रही थी, शायद इसी वजह से वह लड़की वहां से आगे भी नहीं जा पा रही थी। वह वहां न जाने कितनी ही देर से ऐसे खड़ी थी कि अचानक दूर से आती एक सफेद गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उसका शीशा नीचे हुआ और अंदर से एक 26-27 वर्षीय शख्स दिखाई दिया। उस लड़की को देखकर वह लड़का बोला, मैडम, क्या आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूं? वह लड़की घबराते हुए बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी। वह लड़का दोबारा बोला, डरिए मत, रात बहुत हो गई है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ऐसे में आपको कोई ऑटो या बस इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। आपको जाना कहां है? वैसे वह लड़की बोली, अंधेरी। वह लड़का फिर बोला, अरे वह तो पास में ही है, मैं छोड़ दूंगा आपको। यह सुनकर वह लड़की सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद उस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गई। उस लड़की ने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला तो उस सीट पर उसी की उम्र का लड़का बैठा हुआ था। यह देखकर वह लड़की घबराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के की ओर देखने लगी। तभी वह लड़का बोला, ये मेरा दोस्त है, हमारा घर आमने सामने ही है, आप चिंता मत कीजिए, बैठिए, मैं हूं ना। उस लड़के का आश्वासन पाकर वह लड़की पीछे बैठे लड़के के साथ जाकर बैठ गई और फिर गाड़ी चलने लगी। रास्ता एकदम सुनसान था, ऊपर से तेज बारिश ने सामने देखना मुश्किल कर दिया था। कुछ देर बाद उस लड़के ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रख दिया। यह देखकर वह लड़की घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन वह लड़का कुछ न बोला। वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपनी ओर खींचने लगा। वह लड़की घबराते हुए जोर से चीखी, गाड़ी रोको! लेकिन आगे की सीट पर बैठे उस लड़के ने गाड़ी नहीं रोकी। वहीं पीछे की सीट पर बैठा वह लड़का उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। कुछ देर बाद पीछे बैठा शख्स जोर से चीखा, हाँ! वह आवाज सुनकर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने पीछे की ओर देखा। पीछे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पीछे बैठी लड़की अब काफी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। शरीर की त्वचा पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। उसके खुले काले बाल उसके चेहरे पर आकर उसे ढंक रहे थे, और उस लड़की ने अपने सफेद हाथों से उसके दोस्त की गर्दन को दबोचा हुआ था। यह देखकर वह शख्स गाड़ी रोकने को हुआ, लेकिन तभी उस लड़की ने अपना हाथ लंबा कर गाड़ी की स्टीयरिंग पर रखते हुए कहा, बहुत शौक है ना
किसी मजबूर बेसहारा लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने का? ये सोचा तुमने कि मेरे बिना मेरे परिवार? वहां पता चला कि दोनों ने ही काफी शराब पी हुई थी। शायद इसी वजह से उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा। लेकिन फिर जब उस घायल शख्स ने रात वाली सारी घटना पुलिस वालों को सुनाई तो कोई उनकी बात नहीं माना, क्योंकि कानून इन सब में नहीं मानता। लेकिन हाँ, इन सब के अगले ही दिन उस शख्स की सांसें भी थम चुकी थीं। उस रास्ते पर अब तक 7-8 एक्सीडेंट हो चुके थे और सारे ही एक्सीडेंट एकदम सामान्य ही लग रहे थे। इन सब एक्सीडेंट के 2 ही कारण स्पष्ट हुए थे और वह थी ओवर स्पीड और शराब। अमित ने अभी नई पुलिस विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। वह हर दिन अलग अलग केसेस देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान इस केस की तरफ ज्यादा गया, क्योंकि आखिर एक ही रूट पर कुछ ही महीनों में 8-10 एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं। इसलिए उसने इन सब केस की छानबीन करनी शुरू की। शुरुआत में उसने उन सभी एक्सीडेंट में मृत लोगों में लिंक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनमें कोई लिंक नहीं था और ना ही मरने वालों की उम्र एक समान थी। कोई उनमें 26 साल का था तो कोई 42 साल का। कई लोग इनमें अकेले भी थे तो कुछ 3-4 लोग, लेकिन हाँ, उनमें से जीवित कोई भी नहीं बचा था। इतना सब अलग होने के बाद भी अमित को इसमें कुछ तो एक लग रहा था, और वह क्या था ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अमित कैसे भी करके यह गुत्थी सुलझाना चाहता था, इसलिए अब वह देर रात को साधारण कपड़ों में अपनी बाइक पर उस सड़क पर आने जाने लगा। इसी दौरान एक दिन सड़क पर कुछ आगे चलकर उसे एक क्षतिग्रस्त गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी को देखकर अमित ने अपनी बाइक रोकी और फिर दौड़कर उस गाड़ी के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि गाड़ी में खून से लथपथ 3 लोग थे। उसने उन तीनों की नब्ज टटोली। उनमें से एक जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वह मर चुका था। बाकी के 2 लोग अब भी जीवित थे, लेकिन उनकी नब्ज काफी धीमी चल रही थी। यह देखकर अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। अमित ने ध्यान दिया कि इस गाड़ी में जितने भी लोग थे उन सब की उम्र 31 से 34 के बीच की थी। गाड़ी में आगे की सीट पर 2 लोग बैठे हुए थे, जबकि पीछे की तरफ एक आदमी था। समय रहते अमित ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था। उनमें से एक आदमी जो पीछे की सीट पर बैठा था वह बच गया था। उसके होश में आते ही अमित उसके पास आया और बोला, हेलो मिस्टर विक्रम, मैं हूं इंस्पेक्टर अमित कुमार। आपके दोनों दोस्त उस एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? इस पर विक्रम ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं याद भी नहीं करना चाहता वह भयानक रात जब हम उस लड़की से मिले थे। अमित बोला, कौन सी लड़की और कहां मिले थे आप उससे? विक्रम बोला, सर, कल शाम को मैं मेरे दोस्त सौरभ और नितिन के साथ एक छोटी सी पार्टी में गया था, और सच कहूं तो हम सब ने पी भी ली थी। और विक्रम अपनी पूरी कहानी इंस्पेक्टर अमित कुमार को बताने लगता है। हमें वहां पार्टी करते करते काफी रात हो गई थी, इसलिए हम लोग घर की ओर निकले। तभी अचानक हमें बस स्टैंड के पास एक 21 से 23 साल की लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देख ड्राइविंग सीट पर बैठा नितिन बोला, वह देख सामने इतनी सुंदर लड़की, वह भी अकेली। सौरभ बोला, अरे तू अपने को क्या, चली जाएगी अपने घर, हमें अपने घर चलना चाहिए। यह सुनकर मैंने कहा, अरे इसे घर कौन छोड़ना चाहता है? सौरभ हैरानी से बोला, अरे तो क्या करना चाहते हो? नितिन बोला, देख यहां आसपास कोई भी नहीं है। अगर हम इस लड़की को किसी तरह से बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाएं, तो हमारी तो आज की रात बन जाएगी। सौरभ बोला, अरे पागल हो गए हो तुम? अगर हम पकड़े गए तो जेल जाएंगे, फिर हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? यह सुनकर मैंने कहा, अरे कहीं नहीं पकड़े जाएंगे हम। इस लड़की को देखकर ही लग रहा है कि यह लड़की किसी ऑफिस से लेट नाइट शिफ्ट खत्म करके आ रही है, और कपड़ों से भी यह कोई साधारण परिवार की लड़की लग रही है। अगर हम पकड़े भी गए तो पैसे खिलाकर मामला रफा दफा कर देंगे। नितिन बोला, और क्या, लाइफ में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। उसके बाद हम दोनों ने सौरभ की एक ना सुनी और गाड़ी उस लड़की के पास आकर रोक दी। गाड़ी के रोकते ही वह लड़की थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर मैं बोला, अरे डरो नहीं, तुम इतनी रात में यहां अकेली थी, इसलिए तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। वह लड़की थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं, थोड़ी देर में ऑटो या बस आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। तभी नितिन बोला, इतनी रात में कोई ऑटो या? ये सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव बदले और अब वह सपाट भाव से बोली, मतलब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? और अगर ऐसा है तो मुझे भी तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
उस लड़की की बात का हम लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं मैं उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सौरभ सख्ती से बोला, नितिन, गाड़ी रोक। नितिन बोला, बिल्कुल नहीं, अब तो यह गाड़ी कहीं नहीं रोकने वाली। सौरभ बोला, नितिन, एक बार कहा, गाड़ी रोक। तो मतलब रोक, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। यह सुनकर नितिन के साथ साथ मेरा ध्यान भी उस ओर गया। तब नितिन बोला, तू पागल तो नहीं हो गया? तू इस 2 टके की लड़की के लिए बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ेगा? सौरभ सख्त लहजे में बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन इस लड़की को गाड़ी से उतारो, अभी, इसी वक्त। यह सुनकर नितिन ने पुलिस के डर से गाड़ी रोकी। वहीं मैं भी उस लड़की को छोड़कर आंखें फाड़े सौरभ को ही देख रहा था। गाड़ी रोकते ही सौरभ बोला, ए लड़की, इस गाड़ी से उतरकर अपने घर चली जाओ। लेकिन वह लड़की कुछ न बोली, वह बस पत्थर की मूर्ति बनी रही। तभी सौरभ दोबारा बोला, ए लड़की, तुमने सुना नहीं? वह लड़की कुछ देर तो खामोश रही, फिर कुछ देर बाद चेहरे पर चौड़ी मुस्कान ली और बोली, इसका मतलब तुम्हें पता चल गया? यह सुनकर सौरभ ने तेजी से गाड़ी का लॉक खोला और फिर जोर से चीखा, विक्रम, इस लड़की को जल्दी से बाहर धक्का दो, मैंने लॉक खोल दिया है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सौरभ ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन फिर भी सौरभ की बात मानते हुए मैंने उस लड़की को धक्का दे दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ जरूर था, लेकिन उसका हैंडल अभी दबा नहीं था, इसलिए वह लड़की धक्का लगने के बावजूद बाहर ना गिरी। यह देखकर सौरभ काफी घबरा गया। वहीं उस लड़की के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी, आंखें स्याह काली होने लगी और फिर उसने मेरी गर्दन दबोच ली। इस दौरान गाड़ी रुकी हुई थी, इसलिए सौरभ तेजी से बाहर निकला और उस गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर उस लड़की को बाहर खींचने लगा। जैसे ही सौरभ ने उस लड़की को छुआ तो उस लड़की की गर्दन एक झटके से पीछे की ओर घूमी। अब उस लड़की का भयानक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके ठीक सामने था। यह देखकर मैं काफी घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं उस भयानक लड़की के शिकंजे में फंसा हुआ था। तभी नितिन बोला, हे भगवान, यह क्या मुसीबत है? तभी उस लड़की ने सौरभ की भी गर्दन पकड़ ली। तभी सौरभ बोला, तुम दोनों गाड़ी में से डंडा निकालकर बाहर निकलो, जल्दी। नितिन ने वैसा ही किया। वह गाड़ी में से डंडा निकालकर बाहर निकला। बाहर आकर उसने मेरी साइड वाला दरवाजा खोला और फिर उस लड़की के हाथ पर जोर से डंडा दे मारा। इससे उस लड़की की गर्दन दोबारा घूमी और वह गुस्से से नितिन की ओर देखने लगी। लेकिन तभी नितिन ने उसे उसके मुंह पर डंडा मारा। यह देखकर वह लड़की पहले से ज्यादा गुस्से में मुझे और सौरभ को छोड़कर नितिन की ओर भागी। उस लड़की को अपनी ओर आता देखकर नितिन वहां से तेजी से भागा। वहीं उस लड़की की पकड़ से आजाद होते ही सौरभ खांसते हुए वापस गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी में बैठते ही वह बोला, मैं गाड़ी चला रहा हूं, तुम जल्दी से नितिन को गाड़ी में बैठा लेना। यह सुनकर मैंने भी अपने आप को संभालते हुए मुख सहमति में सिर हिला दिया। वहीं उस सड़क पर अब नितिन आगे आगे भाग रहा और वह लड़की उसके पीछे पीछे। तभी सौरभ ने उस लड़की को गाड़ी से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह लड़की वहां से गायब हो गई। फिर सौरभ गाड़ी लेकर नितिन के पास तेजी से आया और फिर नितिन तेजी से गाड़ी में मेरे पास वाली सीट पर बैठ गया। विनय के गाड़ी में आते ही रमेश ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी ताकि हम लोग जल्द से जल्द इस रास्ते से निकल सकें। तभी विनय अपनी सांसों को संयमित करते हुए बोला, आखिर वह थी कौन? कोई डायन या चुड़ैल? रमेश बोला, वो तो भगवान ही जाने। तब मैंने कहा, लेकिन तुझे कैसे पता चला कि वह लड़की कोई भूतनी है? रमेश बोला, अरे मैंने गाड़ी के इस आगे वाले शीशे में से देखा था। पीछे की सीट पर सिर्फ सुधीर ही दिख रहा था, इसलिए मैं समझ चुका था कि यह कोई भूतनी है। विनय बोला, हे भगवान, आज तो अच्छा फंसे, सारा नशा उतर गया मेरा तो। रमेश बोला, चल छोड़ इस बात को, अब हमें जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलना होगा क्योंकि यह रास्ता सही नहीं है। यह सुनकर मैं और विनय एक दूसरे का मुंह ताकने। यह देखकर रमेश का पैर गाड़ी के ब्रेक पर जाने लगा, लेकिन तभी विनय जोर से चीखा, नहीं रमेश, गाड़ी मत रोकना। उसकी आवाज सुनकर रमेश को मानो होश आ गया था। उसने पैर ब्रेक से हटाए और फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी उस बस स्टैंड से आगे निकल गई। मैंने हिम्मत करके पीछे के कांच से उस दूर जाते बस स्टैंड की ओर देखा तो भय से मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो लड़की हमारी गाड़ी के पीछे ही भाग रही थी। ये देखकर मैं जोर से चीखा, रमेश, गाड़ी भगा जल्दी, वह लड़की हमारे पीछे ही आ रही है। यह सुनकर रमेश ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी।
कुछ ही देर में हमारी गाड़ी ने उस लड़की को पीछे छोड़ दिया और अब वह लड़की हमारी आंखों से ओझल हो चुकी थी। ये देखकर हम तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर विनय रमेश पर चिल्लाया, ये तुम हमें उसी रास्ते पर वापस क्यों ले आए? रमेश बोला, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो सही रास्ता ही लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं वापस उसी रास्ते पर आ गया। तब मैंने कहा, देखो अब यहां से सीधा जाकर राइट ले लेना, फिर हम फ्लाईओवर क्रॉस कर लेंगे। रमेश ने स्वीकृति की मुद्रा में सिर हिला दिया। हम तीनों ही इन सब से काफी घबराए हुए थे। हम बस किसी तरह से यहां से निकलना चाहते थे। मेरे कहे अनुसार रमेश ने सीधे चलकर राइट लिया और अब हम तीनों फ्लाईओवर आने की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन तभी हमारी नजर जब सामने गई तो हमारी आंखें भय से फैल गईं, क्योंकि सामने वही बस स्टैंड था और बस स्टैंड पर वही लड़की भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उस लड़की को देखते हुए दोबारा रमेश के हाथ स्वतः ही ब्रेक की ओर बढ़ने लगे, लेकिन फिर तभी मैं जोर से चीखा, नहीं रमेश, ब्रेक मत लगाना। यह सुनकर रमेश वापस यथार्थ की दुनिया में आया और फिर गाड़ी फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी वापस उस बस स्टैंड से आगे निकल गई, लेकिन वह लड़की उस गाड़ी के पीछे भागने लगी थी। मेरी और विनय की नजरें उसी लड़की की ओर थीं। वह लड़की भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। वहीं रमेश लगातार तेजी से गाड़ी भगा रहा था। कुछ देर बाद वह लड़की पीछे छूटने लगी और देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गई। ये देखकर विनय ने राहत की सांस ली और रमेश पर चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो रमेश? क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? रमेश बोला, अरे मैंने क्या किया? विनय बोला, तुम बार बार इसी रास्ते पर गाड़ी क्यों ला रहे हो? रमेश बोला, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूं जहां तुम दोनों ने कहा था। विनय बोला, फिर तुम बार बार उस लड़की के पास गाड़ी क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे? रमेश बोला, पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, वहां मेरे हाथ अपने आप ही ब्रेक की ओर बढ़ जाते थे। तब विनय बोला, तुम हटो वहां से, मैं खुद ही गाड़ी चलाकर यहां से निकाल लूंगा। तुम्हारे भरोसे रहे तो हम सारे यहीं मरेंगे। यह बोलकर विनय पीछे की सीट से गाड़ी के आगे की तरफ आया। अब तक रमेश ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी थी, इसलिए उन दोनों ने सीट बदल ली। अब ड्राइविंग सीट पर वापस विनय था और उसके बगल की सीट पर रमेश। जल्दबाजी में सीट बदलने के कारण दोनों में से किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। ड्राइविंग सीट पर आते ही विनय ने दोबारा गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी से राइट टर्न लिया। राइट लेते ही विनय बोला, अब बस थोड़ी ही देर में हम सारे वो फ्लाईओवर क्रॉस कर लेंगे, फिर अपने अपने घर, और फिर इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह बात भी सामने आ जाएगी कि हमने उस लड़की को लिफ्ट देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैंने कहा, मैं तो दोबारा इस रूट से कभी आने नहीं वाला। हम तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक हमारी नजरें सामने गईं। हैरानी से हम तीनों का ही मुंह खुला हुआ था, क्योंकि सामने वही बस स्टैंड था और बस स्टैंड पर वही भयानक लड़की मुस्कुराते हुए हमारा इंतजार कर रही थी। उसे देख विनय के हाथ ब्रेक की ओर जाने लगे, लेकिन तभी उसके साथ बैठे रमेश ने उसे एक तेज आवाज में कहा, रोक मत विनय। उस आवाज से विनय को होश आया और उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वह लड़की दोबारा अब हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। तभी मैंने कहा, हे भगवान, आज हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं? हम पता नहीं कब तक ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे और गाड़ी में पेट्रोल भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। यह सुनकर तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे विनय ने कहा, चिंता मत करो सुधीर, हम यहां से बाहर जरूर निकलेंगे। यह सुनकर मैं कुछ ना कह सका, क्योंकि गाड़ी के पीछे उस लड़की को भागता देख मुझे मेरी मौत नजर आ रही थी। तभी अचानक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के चक्कर में हमारी गाड़ी सड़क पर अनियंत्रित होकर किसी बड़ी सी दीवार से जा टकराई। ये बताते बताते सुधीर वर्तमान में लौट आया। उसने इंस्पेक्टर से कहा, एक्सीडेंट के समय जब मैं थोड़े बहुत होश में था तो मैंने देखा कि हमारी गाड़ी फ्लाईओवर से टकराई थी। मतलब हम उस रात उस फ्लाईओवर से उस बस स्टैंड के। ये बोलकर अशोक वहां से चला गया और अब वह उस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगा। उन फुटेज में कहीं पर भी उस गाड़ी के पीछे कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वही लोग तेजी से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर यह केस भी रोड एक्सीडेंट लिखकर यहीं बंद कर दिया गया। ये केस तो यहां बंद हो चुका था, लेकिन इस एक्सीडेंट में बचे एकमात्र सुधीर की बातें सुनकर अशोक सोच में पड़ चुका था, क्योंकि इससे पहले जो अनुज बचा था उसने भी किसी लड़की को लिफ्ट देने की बात की थी, और अब सुधीर के मुंह से भी उस लड़की का जिक्र सुनकर अशोक सोचने पर मजबूर हो गया। वह कैसे भी करके इन सभी एक्सीडेंट का राज सुलझाना चाहता था,
इसलिए वह आज रात दोबारा उस सड़क पर निकल पड़ा। रात का लगभग 1 बज रहा था। उस सड़क पर बने बस स्टैंड पर एक लड़की सलवार सूट में पीठ पर एक बैग टांगे खड़ी थी। इस दौरान वह काफी परेशान लग रही थी। शायद वह वहां किसी बस या ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतनी रात में उसे कोई बस भी तो नहीं मिल रही थी। रास्ते में बस स्टॉप पर उस लड़की को खड़े देखकर अशोक को लगा कि कहीं वह किसी मुसीबत में ना हो, और इतनी रात गए किसी लड़की का यूं सड़क पर रहना ठीक नहीं। इसलिए अशोक ने बस स्टैंड पर अपनी बाइक रोकी। अशोक को वहां बाइक रोकते देख वो लड़की थोड़ी घबरा गई। तभी अशोक बोला, डरो मत बहन, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं और कुछ नहीं। यह सुनकर वह लड़की थोड़ा शांत हुई। तब अशोक दोबारा बोला, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वह लड़की बोली, हाँ, वह आज ऑफिस में लेट हो गई थी, इसलिए बस या ऑटो का वेट कर रही थी। अशोक बोला, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। देखिए, रात बहुत हो गई है और इतनी रात में आपका ज्यादा देर ऐसे रहना सही नहीं होगा। वह लड़की बोली, ठीक है। और फिर अशोक उस लड़की को अपनी बाइक में बैठाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद अशोक बोला, आपका घर कहाँ है? वह लड़की बोली, मालाड में। और फिर अशोक अपनी बाइक मालाड की तरफ ले गया। इस दौरान पूरे रास्ते ना अशोक ने उससे कुछ कहा और ना ही उस लड़की ने। लगभग आधे घंटे बाद मालाड आया और वहां आते ही अशोक बोला, बहन, मालाड तो आ गया, यहां तो तुम्हारा घर कहाँ है? बता दो ताकि वहीं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई। तभी अशोक दोबारा बोला, बहन। लेकिन फिर पीछे से उसी लड़की की आवाज आई। काश हर कोई आपकी तरह ही मुसीबत में पड़ी लड़की की मदद करने की सोचता, ना कि उसका फायदा उठाने की। यह सुनकर अशोक हैरानी से बोला, ये आप क्या बोल रही हैं? कुछ देर बाद वह लड़की दोबारा बोली, यहां से सीधे एक संकरी सी गली है, वहां से 4 गली छोड़कर जो गली आती है वहां पर एक पीला मकान है, वहीं मेरा घर है। अशोक बोला, ठीक है, वहां ले चलता हूं। यह बोलकर उसने दोबारा बाइक स्टार्ट कर दी। इस दौरान वह लड़की बोली, आपको पता है आज से कुछ महीनों पहले जब मैं ऑफिस से आ रही थी तो क्या हुआ था? अशोक बोला, क्या हुआ था? तब उस लड़की ने बोलना शुरू किया, एक दिन एक लड़की उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी जहां से आपने मुझे लिफ्ट दी है। उस रात उसे ऑफिस में काम करते हुए काफी समय हो गया था। इसी वजह से उसकी आखिरी मेट्रो छूट चुकी थी। इसी के साथ ही रात ज्यादा होने के कारण अब वहां कोई बस या ऑटो भी नजर नहीं आ रहा था। आज मौसम भी काफी खराब था। काले काले बादल आसमान में बने हुए थे। कहीं रास्ते में बारिश शुरू ना हो जाए, इसी डर से वो उसी बस स्टैंड पर अब भी खड़ी थी। वो लड़की वहां काफी देर तक यूं ही खड़ी रही, लेकिन फिर जब वहां कोई बस या ऑटो नहीं आया तो उसने पैदल ही घर जाने का सोचा। लेकिन फिर तभी वहां बारिश शुरू हो गई। वह लड़की अब ना चाहते हुए भी वहीं खड़ी हो गई। उसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके मोबाइल की बैटरी भी जा चुकी थी। वह लड़की मन ही मन बड़बड़ाई, शिट, आज ढंग से फोन भी चार्ज नहीं किया। इसी दौरान दूर से एक सफेद गाड़ी वहां आती हुई दिखाई दी। वह गाड़ी सीधे आकर उस लड़की के सामने रुकी। कुछ ही देर में गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो उस लड़की ने देखा कि उस गाड़ी में एक 32-34 वर्षीय शख्स बैठा हुआ था। उस लड़की को देखकर वह शख्स बोला, कौन हो तुम और इतनी बारिश में यहां क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं घर ही जा रही थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई। वह शख्स बोला, रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। यह सुनकर वह लड़की काफी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। तब वह शख्स बोला, अरे रात बहुत हो चुकी है और यह बारिश भी लगता नहीं कि इतनी आसानी से रुकेगी, इसलिए आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। इस पर वह लड़की कुछ सोचने लगी। तभी वह शख्स दोबारा बोला, देखो मैं समझ रहा हूं, लेकिन डरो मत, तुम मेरी बहन की तरह हो और इतनी रात में एक जवान लड़की का यूं सड़क पर रहना सही नहीं है। जमाना बहुत खराब है। उस शख्स की बातें सुनकर वह लड़की शांत होकर गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसने गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोला तो पाया कि वहां एक आदमी बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। यह देखकर वह लड़की उस ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की ओर देखने लगी। तभी वह शख्स दोबारा बोला, यह मेरा दोस्त है, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। यह सुनकर वह लड़की वहीं बैठ गई और वह गाड़ी चलने लगी। गाड़ी चला रहे शख्स ने पूछा, तुम्हें जाना कहाँ है? वह लड़की बोली, मालाड। तब वह शख्स बोला, अरे वह तो यहां से बस आधे घंटे की ही दूरी पर है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम जल्दी घर पहुंच जाओ, क्योंकि रात सच में काफी हो चुकी है। उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठा शख्स अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त था।
और वह ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स गाड़ी चलाने में। वह लड़की आगे देखे जा रही थी कि तभी अचानक उनकी गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकते ही वह लड़की उस शख्स की ओर हैरानी से देखने लगी, लेकिन वह शख्स कुछ ना बोला। तभी वह लड़की बोली, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वह शख्स बोला, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए रोका हूं। उस लड़की को यह सब कुछ सही नहीं लगा, इसलिए वह बोली, भैया मेरा घर यहां से पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। वह युवक तपाक से बोला, बाहर देखो कितनी बारिश हो रही है, भीग जाओगी, इसलिए यहीं बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उस लड़की को उनके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे, इसीलिए उसने ज्यादा बहस ना करते हुए वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। उसने तेजी से दरवाजे को धक्का दिया और फिर गाड़ी से बाहर की ओर भागी। यह देखकर गाड़ी में बैठे दोनों आदमी भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे भागे। उन दोनों को अपने पीछे भागता देख वह लड़की समझ चुकी थी कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, इसलिए वह भगवान का नाम लेते हुए निरंतर भाग रही थी। कुछ दूर जाकर उस लड़की के सामने दो आदमी आ गए। उन्हें देखकर वह लड़की गिड़गिड़ा हुए बोली, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, दो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोला, क्या, कौन है वह? वह लड़की घबराते हुए दूसरी तरफ से आ रहे उन दोनों आदमियों की ओर इशारा करने लगी। फिर वह आदमी बोला, आप डरो मत, चलो दिखाते हैं इसे। बोलकर वे दोनों उस लड़की के साथ उन दोनों आदमियों के सामने आ खड़े हुए। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस लड़की के साथ आए उस आदमी ने उस लड़की का मुंह पकड़ लिया और कहा, अरे ये लड़की भागकर किसी को हमारे बारे में बता देती तो जाते हम काम से। वह गाड़ी वाला आदमी बोला, सॉरी भाई, लेकिन अब इसका क्या करना है? तभी वही आदमी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, वही करना है जो करने की योजना बनाई थी, डालो इसे गाड़ी में और किसी सुनसान जगह पर ले चलो। उसके बाद उन चारों ने जबरदस्ती उस लड़की को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। इस दौरान वह लड़की उनकी मजबूत पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी वह कोशिश सफल होते दिखाई नहीं दे रही थी। गाड़ी अब अपनी निश्चित गति से आगे बढ़ रही थी। उन चारों ने उस लड़की को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन तभी उस आदमी ने, जिसने उस लड़की के मुंह पर हाथ रखा हुआ था, उसकी पकड़ लड़की के मुंह पर थोड़ी ढीली पड़ी। मौका देखकर लड़की जोर से चीखी, आह! उस लड़की के चीखने से सबका ध्यान वापस उसकी ओर गया। अब इससे पहले कि वह लड़की दोबारा चीखती, एक आदमी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से कुछ समय के लिए उस लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका नियंत्रण उसके शरीर पर से हट गया। ठीक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर उस लड़की के साथ बैठे दोनों आदमियों ने उसका दुपट्टा लेकर उसी के मुंह में ठूंस कर बांध दिया। जब उस लड़की को वापस सुध आई तो अपने आप को ऐसे देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांधने के कारण उसकी आवाज मुंह में ही दबकर रह गई। कुछ आगे चलकर सुनसान रास्ता आया। वहां पर आसपास कोई घर नहीं था। वह जगह देखकर उन चारों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वे लोग ऐसी जगह की तलाश में तो थे। वहां गाड़ी रोककर उन चारों ने बारी बारी उस लड़की की अस्मत को तार तार किया। इन सब से वह लड़की वहीं बेसुध सी हो गई। वहीं उन चारों ने एक खौफनाक कदम उठाया। उन लोगों के मन में पकड़े जाने का डर आ गया था। इस कारण वे लोग किसी भी हालत में इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन चारों ने उस लड़की का खून साफ किया और फिर उसे वापस गाड़ी में बैठाकर उसी तरफ ले गए जहां से उन्होंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी। इस दौरान वह लड़की अर्ध बेहोशी की हालत में कराह रही थी, लेकिन उन चारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो बस इस मुसीबत से जैसे तैसे छुटकारा पाना चाहते थे। खैर, उस बस स्टैंड के पास वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने कहा, यहां से हमने इसे उठाया था। फिर उसके साथ बैठा शख्स बोला, ठीक है, इस रास्ते पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है, हमारा काम और आसान हो जाएगा, अब यहां से आगे ले लो। उसके बाद वह गाड़ी उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। वह लड़की यह सब सुन रही थी, लेकिन उसके शरीर में अब विद्रोह करने की ताकत भी नहीं बची थी। कुछ आगे चलकर उन्होंने गाड़ी रोकी। वहां आसपास कोई भी नहीं था। सड़क के उस हिस्से पर एक जगह स्ट्रीट लाइट भी खराब होने के कारण काफी। उस लड़की से पूरी बात सुनकर अशोक हैरानी से बोला, मतलब उन लोगों ने उस लड़की को जान से मार डाला, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या वह पकड़े नहीं गए कभी? पीछे बैठी वह लड़की बोली, नहीं, पुलिस ने इसे हिट एंड रन का केस बता दिया और जब काफी समय तक भी इस केस में कोई लीड नहीं मिली तो उन्होंने यह केस बंद कर दिया। यह सुनकर अशोक गुस्से में बोला, मतलब वे लोग छुट्टे सांड की तरह बाहर आजादी से घूम रहे हैं? वह लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, उन चारों को मैंने इसी सड़क पर एक्सीडेंट में मार डाला था।
अशोक हैरानी से बोला, क्या? वह लड़की बोली, हाँ, अभी पिछले महीने जो लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे ये वही लोग थे। मैंने उन्हें मारकर अपना बदला ले लिया है, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं मरने से पहले अपने घर जाना चाहती थी, अपने परिवार के पास, लेकिन उन हैवानों की वजह से मेरी मौत हो गई और फिर मेरी आत्मा उसी सड़क पर कैद हो गई। मेरी मुक्ति तभी हो सकती थी जब कोई मुझे खुद वहां से आजाद करवाकर मुझे घर छोड़े, लेकिन हर बार कुछ दरिंदे गलत इरादे से मुझे लिफ्ट देते और मैं उन्हें मार डालती, क्योंकि इन जैसे भेड़ियों को जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन आज आपने मुझे आखिरकार मुक्ति दिलवा ही दी। इतनी ही देर में उस लड़की का घर आ गया। वहां आकर अशोक हंसते हुए बोला, आपने कहानी अच्छी सुनाई थी, लेकिन अब आपका घर आ चुका है। लेकिन पीछे से अशोक को कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर अशोक दोबारा बोला, मैडम, आपका घर आ चुका है। लेकिन इस बार भी पीछे से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर अशोक पलटा तो देखा कि वहां कोई नहीं था। यह देखकर अशोक हैरान रह गया। वह बाइक से उतरकर उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वह लड़की उसे कहीं नहीं दिखी। था तो बस दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। यह देखकर अशोक हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी इतनी तेजी से कहीं गायब नहीं हो सकता था। यह सब देखकर अब अशोक को डर लगने लगा था। इतने में ही उस सामने वाले घर का दरवाजा खुला। घर के अंदर से एक 46 से 52 वर्षीय व्यक्ति बाहर आया और अशोक से पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? यह सुनकर अशोक बोला, मैं अभी एक लड़की को यहां लेकर आया था। वह बोल रही थी कि यह सामने वाला उसका घर है, लेकिन पता नहीं क्यों वह अब दिखाई नहीं दे रही। यह सुनकर वह शख्स बोला, आप अंदर आइए। अशोक उस शख्स के साथ अंदर आया। अंदर आकर उस शख्स ने सामने की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या यही वह लड़की थी? उस दीवार पर एक लड़की की फोटो टंगी थी। उस फोटो पर एक हार भी चढ़ाया हुआ था। वह फोटो देखकर अशोक हैरान रह गया और बोला, हाँ, यही तो वह लड़की है, लेकिन इसकी फोटो पर हार क्यों चढ़ा हुआ है? वह शख्स बोला, यह मेरी बेटी है सीमा। कुछ समय पहले एक रोड एक्सीडेंट में यह मारी गई थी। यह सुनकर अशोक एकदम हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सपना। अशोक ने सीमा के पिता को नमस्ते किया और फिर तेजी से अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। पूरे रास्ते वह आज रात हुई घटना के बारे में ही सोचता रहा। फिर अगले दिन वह दोबारा से उस सड़क पर रात को गश्त लगाने लगा, लेकिन अब वहां रात के समय कोई एक्सीडेंट नहीं होते। शायद इस सड़क पर लोगों का एक्सीडेंट करवाने वाली सीमा की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल चुकी थी। तो साथियों, हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस पूरी घटना को जानने के बाद आपके सामने एक लड़की की दर्द भरी कहानी है। लेकिन साथियों, यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं है। आधी रात को मुंबई की सड़कों पर या कहीं देश में और कोई भी सड़क हो तो ऐसे हादसे होना आजकल नॉर्मल बात हो गई है। आपने अब तक बहुत सारे शैतानों, भूत प्रेतों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में आपको यह भी पता चल गया होगा कि इंसानों के भेष में उनसे भी ज्यादा खूंखार शैतान इस धरती पर घूम रहे हैं, जिनसे आज कोई भी लड़की रात को अकेले में अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर पाती है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि ऐसे वैसे इंसान कहां पर पाए जाते हैं। साथियों, ये कहीं और नहीं पाए जाते, बल्कि यह शैतान आपके अंदर ही छुपे हुए होते हैं। हम बाहर से तो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने सामने भोग विलास की वस्तु देखते हैं तो अपने आप से नियंत्रण हट जाता है और हम भी उन्हीं दरिंदों के जैसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते। जैसे हम अपनी बहन को इस दुनिया में सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन क्या दूसरों की बहन के लिए भी हमारे मन में यही विचार आते हैं? तो इसके लिए अपने अंदर के उस वहशीपन को बाहर आने से रोकना होगा और उसे अंदर ही अंदर खत्म करना होगा। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना होगा कि आपके साथ खड़े होने में किसी की माँ और बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और आज भी जिस सीमा की कहानी हमने सुनी है, हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मुंबई की सड़कों पर भटकती एक आत्मा की दर्दनाक दास्तान, जिसने हमें यह सिखाया कि इस दुनिया में शैतान सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं होते, बल्कि इंसानी भेष में भी मिल जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आप भी किसी ऐसी डरावनी घटना के गवाह बने हैं या सुनी है तो हमें जरूर बताएं। हम उसे आप बीती चैनल पर आपके नाम के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आएं तो आप उसे मिस न करें। धन्यवाद।